बोवाइन एपिमेरल फीवर, जिसे 3 डे सिकनेस भी कहा जाता है, कैटल की एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो बुलेट शेप्ड वायरस से होती है। इस डिजीज में बॉडी के मेसोडर्मल टिश्यूज जैसे मसल्स, जॉइंट्स और लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से अफेक्टेड एनिमल्स में हाई फीवर, मस्कुलर शिवरिंग, लेमनेस और पेरिफेरल लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग देखा जाता है। इस डिजीज का कॉज एक बुलेट शेप्ड आरएनए वायरस होता है। ये वायरस एनवेलप्ड होता है और इसकी हेलिकल सिमेट्री होती है। इस वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, जिनके नाम हैं DDP63, CSIRO368, DDP61 और FUK11। लेबोरेटरी में इस वायरस को अनवीन्ड माइस, हैमस्टर्स और टिश्यू कल्चर सिस्टम्स जैसे BHK21 सेल्स, काफ किडनी सेल्स, फीटल बोवाइन किडनी सेल्स और टेस्टिकुलर सेल्स में ग्रो किया जा सकता है। अगर इस डिजीज़ के अकरेंस और स्प्रेड की बात करें तो बोवाइन एपिमेरल फीवर ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया, ईस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस डिजीज़ से सिर्फ कैटल अफेक्ट होते हैं। किसी भी एज ग्रुप के एनिमल्स इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट कैटल ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। मॉर्बिडिटी रेट 25 से 90% तक हो सकता है, लेकिन एवरेज में लगभग 35% एनिमल्स अफेक्ट होते हैं। मोर्टेलिटी रेट काफ़ी लो होता है, लगभग 1.6 से 1.8%, और ज़्यादातर एनिमल्स रिकवर कर जाते हैं। बुल्स और फैट काउज में डिजीज़ ज़्यादा सिवियर होती है। ये डिजीज़ मेनली सैंड फ्लाइज, जिसे सेराटोपोगोनिक्स ग्रुप कहते हैं, कि थ्रू ट्रांसमिट होती है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होती और क्यूलिकॉइड स्पीशीज से भी ट्रांसमिट नहीं होती। जब वायरस इन्फेक्टेड फ्लाई के बाइट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है तो पहले ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वायरल सेप्टिसीमिया कॉज करता है। बाद में ये वायरस मेसोडर्मल टिश्यूज जैसे मसल्स, जॉइंट्स और लिम्फ नोड्स में लोकलाइज हो जाता है। वहाँ ये वेन्यूल्स और कैपिलरीज के एंडोथीलियल सेल्स की हाइपरप्लेजिया करता है। इस प्रोसेस से ओडीमा, फ्लूइड लीकेज और पेरीवैस्कुलर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। सिवियर केसेस में ब्लड वेसल्स पार्शियली या कंप्लीटली अक्रोड हो सकते हैं, जिससे वेसल वॉल नेक्रोसिस हो जाती है। स्केलेटल मसल्स में फोकल नेक्रोसिस देखी जा सकती है। कुछ एनिमल्स में हाइड्रोपेरिकार्डियम, हाइड्रोपेरिटोनियम, राइनाइटिस, ट्रेकियाइटिस और पल्मोनरी एम्फिसीमा भी डेवलप हो सकता है। इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 से 10 डेज होता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइन सडन हाई फीवर होता है, जो आमतौर पर 105 टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पेरिफेरल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, एनिमल फीड लेना बंद कर देता है और मिल्क प्रोडक्शन में शार्प फॉल आ जाता है। कुछ एनिमल्स में कॉन्स्टिपेशन होती है, जबकि कुछ में डायरिया हो जाता है। हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। मस्कुलर शिवरिंग, मसल स्टिफनेस और पेन कॉमन साइंस हैं। शोल्डर्स, नेक और बैक पर स्वेलिंग देखी जा सकती है। एनिमल्स लिम्पिंग, लेमनेस, हाइंड लिम्ब वीकनेस दिखाते हैं या कभी-कभी रिकम्बेंट भी हो जाते हैं। ऑक्यूलर और नेजल डिस्चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट्स स्वोलन हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में 3 डेज के अंदर फीवर नॉर्मल हो जाता है और एनिमल दोबारा फीड लेना और र्यूमिनेटिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन लेमनेस को कंप्लीटली ठीक होने में 3 to 4 डेज और लग सकते हैं। कई एनिमल्स में फेरेंजियल मसल्स का पैरालिसिस या पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। अगर ऐसे एनिमल्स को फोर्सफुली ड्रेंच किया जाए तो लिक्विड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। ये प्रॉब्लम एपिग्लॉटिस की इम्प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से होती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में वही लीजन्स मिलते हैं जो डिजीज के दौरान डेवलप होते हैं, जैसे मसल डैमेज, फ्लूइड एक्यूमुलेशन और टिश्यू इन्फ्लेमेशन। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल साइंस की बेसिस पर किया जाता है। लेबोरेटरी कंफर्मेशन के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट्स जैसे सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट (SNT), फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट (FAT), कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट (CFT), अगार जेल इम्यूनोडिफ्यूजन (AGID) और ब्लॉकिंग इलिसा यूज किए जाते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा फिब्रिनोजन लेवल का इंक्रीज और सिग्निफिकेंट हाइपोकैल्सीमिया इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज को कुछ दूसरी कंडीशन से डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। ट्रोमैटिक रेटिकुलाइटिस में लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नहीं होता और लेमनेस भी नहीं होती। अक्यूट लैमिनाइटिस बहुत रेयर होती है। पार्चुरेंट पैरासिस या मिल्क फीवर कैल्शियम थेरेपी से रिस्पॉन्ड करता है और इसमें फीवर नहीं होता। अक्यूट मेस्टाइटिस को मिल्क एग्जामिनेशन से रूल आउट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट का मेन एम फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होता है। इसके लिए एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज की जाती हैं। एस्गिपिरिन N, जिसमें एनाल्जिन और फिनाइल ब्यूटाजोन होता है, 10 to 20 ml इंट्रामस्कुलरली वंस डेली 3 to 5 डेज के लिए दिया जाता है।
डिक्लोफेनैक सोडियम 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के डोज पर दिया जा सकता है या मेलॉक्सिकैम इंजेक्शन या ओरली 3 to 5 डेज के लिए दिया जाता है। अगर ये ड्रग्स अवेलेबल ना हो तो एनाल्जिन यूज किया जाता है और अगर एनाल्जिन भी ना मिले तो सोडियम सैलिसिलेट दिया जा सकता है। जनरली इंजेक्टेबल ड्रग्स सुबह और ओरल ड्रग्स शाम को देना बेटर होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। रुस्टॉक्स 500 जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, सपोर्टिव थेरेपी के रूप में कभी कभी यूज की जाती है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है क्योंकि इस डिजीज में हाइपोकैल्सीमिया कॉमन है। मेडिसिन के साथ साथ गुड नर्सिंग केयर, कंफर्टेबल बेडिंग और फीड और वाटर का इजी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए वेक्टर कंट्रोल फील्ड कंडीशंस में काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इंडिया में इस डिजीज के लिए अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज में फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और बीटा प्रोपियोलैक्टोन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विद फ्रॉइन्स एडजुवेंट का यूज किया गया है।